नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन और आज एक पैनल इतना भारी भरकम है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इट्स अ ऑनर कि भाव तोरसेकर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र पंचोली जी हर रोज की तरह पंचेस के लिए मशहूर हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। नमस्कार नमस्कार। भाव साहब प्रणाम। और हम आभारी हैं आपके पधारने का। हम खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ट्रू भाव साहब, हाँ। अभी बहुत एक्साइटमेंट था कि आप आज जुड़ रहे हैं और लोगों को एक मंशा भी है समझने के लिए कुछ चीजों के लिए एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न कि महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र देश में सबसे आगे था। हमारा इकोनॉमिक सेंटर भी जिसको बोलते थे पावर सेंटर माना जाता था एक टाइम पर, लेकिन कहीं ना कहीं पिछड़ता दिखता है महाराष्ट्र पुराने टाइम के मुकाबले में। तो थोड़ा सा समझेंगे कि महाराष्ट्र में आज की डेट में चल क्या रहा है सर, पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में। जिसको हम बोलते हैं केओस बोलते हैं, अराजक जो है, अराजक जो है, क्या होता है कि सब कुछ अच्छा चल जाता है। मैं बहुत पुरानी कहानियां बताने वाला हूँ, बताता रहता हूँ। तो हमारी नानी जो थी वो बहुत अच्छी कहानियां देव वगैरह भगवान की बोलती थी। तो वो क्या बोलती थी, जब खा पी कर अच्छी जिंदगी से मस्ती आ जाती थी सुरों को यानी देवताओं को, तो गणपति महाराज असुर पैदा कर देते थे। इनको ठिकाने लगाना है तो इनको दुविधा में पहले डाल दो, फिर ये मेरे शरण में आ जाएंगे, फिर मैं असुरों का बंदोबस्त करूंगा। तो आपने जो बोला कि महाराष्ट्र अच्छी स्थिति में था, तो फिर से महाराष्ट्र को जो मस्ती चढ़ी थी, इसके लिए असुर पैदा हो गए, मायावी राक्षस जिसको हम बोलते हैं। तो केजरीवाल हो, उद्धव जैसे कोई नेता हो, शरद पवार तो पुराने असुर है। सही तो बात है। तो जो महाराष्ट्र प्रगति पर था, उससे जो अभी देखो, हमारे यहाँ भी बेरोजगारी पर बोलते हैं, लेकिन आप बिहार से, उड़ीसा से एक एक डिस्ट्रिक्ट में खेती में काम करने के लिए बच्चे आते, तो यहाँ के क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं 10वीं पास हो गया हूँ, मुझे ऑफिस में प्यून की नौकरी चलेगी, लेकिन मिट्टी में हाथ नहीं डालूंगा। इसको मैं मस्ती बोलता हूँ, इसको मैं मस्ती बोलता हूँ। तो वो शायद इसलिए ये क्योस हो गया है कि भाई इसको डिसिप्लिन करना जरूरी है। तो जो जो असुर है वो असुर चेहरे सामने आ जाए तो उनका बंदोबस्त किया जाएगा। इस ढंग से अभी जो राजनीति चल रही है वो इस ढंग से चल रही है कि कांग्रेस अच्छी चल रही थी। देखो, देश में महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि जहां आखिरी लास्ट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। नहीं तो हर हर स्टेट आप देखो, बिगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती थी, क्या उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व था, वो अच्छी गवर्नमेंट चलाता था। शरद पवार जब उभर कर आए, उसके बाद महाराष्ट्र में क्योस शुरू हो गया, यानी इसमें चालाकी करो, उसमें चालाकी करो, इसमें टपोरीगिरी करो, ये जो चलता रहा, उससे महाराष्ट्र की राजनीति पूरी बिगड़ गई। जब से शरद पवार को स्ट्रांग मराठा वगैरह ल्यूटियंस दिल्ली बोलने लगी, उसके बाद आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति बिगड़ते गई। न मेजोरिटी कांग्रेस होती थी, लेकिन 60-70 एमएलए होते थे, वो भी गवर्नमेंट को ऐसे टेंटर हुक पर रखते थे, अच्छा काम करवा लेते थे। मैं हमेशा लोहिया जी की एक बात मानता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बोलते थे, उनको मैंने स्कूल के टाइम में पढ़ा हुआ एक इंटरव्यू मुझे याद है कि उनको पूछा था कि आपकी सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? बोले बिल्कुल नहीं, मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो बोले क्यों? इंटरव्यू ने पूछा क्यों, आपकी पार्टी जीतेगी? तो बोले मैं अपोजिशन के लिए जन्मा हूं, मैं सत्ता में नहीं बैठ सकता, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो उनको पूछा गया था कि अच्छा अच्छा प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? तो उन्होंने कहा था नेहरू को। बोले अजीब है, रोज तो उसका अपोज करते हो। बोले बैल अच्छा हो, फिर भी वो बैल होता है, उसको गाड़ी खींचनी है। अपोजिशन जो होता है वो गाड़ीवान होना चाहिए। अब ये गाड़ीवान होने की कंसेप्ट बची ही नहीं है अपोजिशन में, हर एक को सत्ता में आना है, तो बैल कौन बनेगा? बैल कौन बनेगा? तो अगर ये एनोलॉजी आप लगा कर देखो तो आपको तो पता चलेगा कि मोदी जी अच्छा बैल है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट का गाड़ा खींच रहा है, लेकिन अगर उसको ट्रैक पर रखना है
तो अपोजिशन भी अच्छा होना चाहिए, और अपोजिशन अच्छा रहेगा तो डेमोक्रेसी अच्छी और सच्ची होती है। ये डेमोक्रेसी बचाने चले, इनको डेमोक्रेसी का मतलब मालूम नहीं, जो खुद को लोहियावादी मानते हैं। भाऊ तो साहब महाराष्ट्र की जो बात है, महाराष्ट्र जी की जो बात है, उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि कोई छुटभइये भी बनकर नेता बनकर बैठे, और उसका सबसे बड़ा, अगर देश में भी जो पॉलिटिकल क्योस है, सोशल क्योस है, इसका जिम्मेदार मैं इंटेलेक्चुअल क्लास को मानता हूँ, पत्रकारों को मानता हूँ। ये खुद ही अपोजिशन बन गए। आज बिल्कुल सही। इंडिया जो है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो खुद ही अपोजिशन बन गया, और इनकी बी टीम पॉलिटिक्स में चुनाव लड़ती है, और ए टीम चुनाव नहीं लड़ती, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठी है। तो ये पूरे देश का और महाराष्ट्र की राजनीति समझने, तो ये कंसेप्ट पहले दिमाग में लानी चाहिए कि कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। देखो, आशुतोष हो, वो कोई अच्युत अंजुम हो, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त हो, इनको सरकार गिनानी है, और ये तो पॉलिटिक्स में है नहीं। ये अपनी बी टीम भेजते और स्टेडियम में बैठकर चिल्लाते, ये अच्छा बॉल डालो, सिक्सर मारो, वगैरह वगैरह बोलते, लेकिन मैदान में उतरेंगे नहीं। ये समस्या है। भाऊ साहब, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में वसंतराव नाईक के बाद से अवनति शुरू हुई है महाराष्ट्र की? जब तक वसंतराव नाईक रहे तब तक महाराष्ट्र ने बहुत प्रोग्रेस करी, बहुत बहुत की। उसके बाद भी शंकरराव चौहान अच्छे थे। राजनीति में नीतिमत्ता थी, कोई उसकी यानी कोई तो मॉरल था। वो 78 में शरद पवार ने जिस तरीके से गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद हर एक को लगने लगा। देखिए, पीडब्ल्यूपी, जिसको हम मराठी में शेका पार्टी बोलते हैं, शेतकरी कामगार पार्टी, तो वो सालों से अपोजिशन में बैठे थे। कभी पार्टी बदलकर मिनिस्टर नहीं हुई ना, वो मिनिस्टर होने के लायक थे, बड़े तगड़े। गणपतराव देशमुख थे, केशवराव धोंडगे थे, एक से एक बढ़कर नेता थे, और अगर खड़े हो जाए तो चीफ मिनिस्टर भी जगह से हिलता नहीं था, बजट पर अगर बोलने लगे तो। आज कौन है, बस मस्ती करते। और ये और एक मजाक बन गया कि वो संजय सिंह उठेगा राज्यसभा में, टेबल पर उठकर नाचेगा। अरे, इसको अपोजिशन बोलते, और बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमको बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिया है। इनको बाबा साहब अंबेडकर मालूम नहीं है। जब हिंदू कोड बिल के कारण उन्होंने रिजाइन किया था, तो उनका हक था, अधिकार था पार्लियामेंट में अपनी भूमिका पेश करने का। लेकिन अनंत शयना अय्यंगार, जो उपसभापति हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने नियम दिखाकर उनको बोला, नहीं, आपने 2 घंटे पहले लिखित स्वरूप में आपका भाषण दिया नहीं था, तो आपको बोलने नहीं दूंगा। तो उन्होंने पटल पर पेश किया और बाबा साहब निकल गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम बंद नहीं किया था। वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन अपनी कृति से दिखाया है कि पार्लियामेंट कैसी चलनी चाहिए, और उनके नाम पर ये नंगा नाच करते। समझे आप क्या चल रहा है पॉलिटिक्स? सही बात है। बाबा साहब ये जो बोलते ना, राम 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 माला लेकर बैठते, जप करते, उस ढंग से बाबा साहब या कोई नेहरू गांधी का नाम जपते बैठते, लेकिन गांधी क्या है पता नहीं है, नेहरू क्या है पता नहीं है, पार्लियामेंट क्या है पता नहीं है, डेमोक्रेसी क्या है पता नहीं। इसलिए मैंने शुरू में जो गाड़ीवान की बात बोली कि अपोजिशन क्यों होना चाहिए, कि गुड अपोजिशन वाला बैल अगर अलग अलग ढंग से कहीं भी दौड़ने लगे तो उसकी लगाम खींचकर उसको ट्रैक पर रखना, ये अपोजिशन काम है। ये भूल गए। ये बोलते हैं कि वो जो क्या होता है, साउथ में होता है ना, बैल को भगाते हैं और उसको पकड़ने की जलीकट्टू उसको शराब पिलाते हैं। इस ढंग से सब चल रहा है और उसको डेमोक्रेसी बोल रहे। अच्छा भाऊ साहब, ये बताइए कि अगर 2019 में, हाँ बोलिए। मेरा ये तरीका होता है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ बेसिकली, इसलिए मेरे सब उदाहरण वगैरह नहीं, पर ये आपके देसी तरीके से लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है।
हाँ बिल्कुल, वो कॉमन मैन की बात होती है, उनका हाँ, अनुभव कॉमन मैन की बात रहती है वो आपकी। अगर 2019 में बीजेपी शिवसेना से गठबंधन नहीं करती तो आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र की दशा कुछ अच्छी रहती और ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी टूटती नहीं? हाँ, विधानसभा के लिए मैंने उस पर किताब भी विधानसभा लिखी की। थी। मैंने हाँ, विधानसभा के लिए। लोकसभा 2014-2019 में लोकसभा के लिए मेरा जो असेसमेंट था वो बिल्कुल सही निकला था। तब से बहुत सारे लोग मेरा पढ़ने लगे, सुनने लगे। तो मैंने दोनों बार किताब लिखी थी और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मैंने किताब लिखी थी। वो तो देवेंद्र जी। फडणवीस ने 2 प्रोग्राम में पब्लिकली बोल दिया कि भाऊ की सलाह मानते तो ये सब नहीं होता। तो उन्होंने भी बोल दिया, क्योंकि मैंने किताब लिखी थी। बीजेपी अकेली लड़ी तो भी उस वक्त मेजोरिटी में आ सकती थी, लेकिन उद्धव को बहुत अच्छा फ्रेंड मानते थे, दोस्त मानते थे। लेकिन वो मोह माया में फंस गए खुद को चीफ मिनिस्टर बनाने के, और उसमें उद्धव फंस गए। और दूसरी बात ये कि इनको जरूरत नहीं थी उस वक्त, अलायंस करने की जरूरत नहीं थी। और जहां तक मेरी जानकारी है, खुद अमित शाह भी उसके खिलाफ थे, लेकिन देवेंद्र ने दोस्ती के नाते जो किया। और देखो, दिमाग अगर घूम जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो अच्छे से अच्छे दोस्त को छोड़कर ये दगाबाज के साथ चले गए। मैं हमेशा शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का बरमुडा ट्रायंगल बोलता हूँ। इनके पास जो जो पार्टियां गई, जो जो नेता गए, उसका गायब ही उद्धार हो हो गए। गया। अब देखो, मैंने आपको बताया कि शेका पार्टी महाराष्ट्र की 2 नंबर की पार्टी हुआ करती थी, बीडब्ल्यू। शिवसेना उसके बाद आई। उसके पहले समाजवादी पार्टी, दंडवते, लिमया वगैरह हुआ करते थे, नाना साहेब बोरे, एसएम जोशी थे। कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी ताकत थी, सीपीआई की अलग थी, सीपीएम की अलग थी, रिपब्लिकन पार्टी। ये सब सब जो जो पवार के साथ गए, खत्म हो गए। आज आपको एक नामो निशान नहीं मिलेगा। तो ऐसा, अब ये इतिहास है आपके सामने। तो उद्धव को उनके साथ जाने की जरूरत नहीं थी। अब मैं तो इनके जो सामना से पहले जो उनका मुखपत्र था, मार्मिक, सामना शुरू होने से पहले, उसका 4 साल कार्टून मैं मैगजीन जी। संपादक रहा हूँ, मार्मिक करके। हम्म, हम्म। तो उस कारण से बाला साहब से नजदीकियां थी। तो मैंने उनको 2-3 बार पूछा था कि आप अगर शरद पवार को दोस्त मानते हो तो उनके साथ हाथ क्यों नहीं पॉलिटिक्स में मिलाते। तो उन्होंने एक बढ़िया बात बोल दी थी कि दोस्त पर्सनल है, मेरे व्यक्तिगत मित्र है, लेकिन बहुत बड़ा दगाबाज है। ये खुद बाला साहब ने बोला है। शरद पवार मेरे बहुत पुराने अच्छे मित्र है, लेकिन पॉलिटिकली ये बहुत दगाबाज है। तो जो शिवसैनिक मुझ पर भरोसा करते हैं, उनसे दगाबाजी ना हो, इसलिए पॉलिटिकली हाथ मिलाते नहीं है। अब इनके बेटों को पता ही नहीं चला, क्योंकि बाप ही क्या है पता नहीं, बाप चुराया बोलते, लेकिन बाप क्या चीज थी उसका ही उद्धव को पता नहीं। सर, अच्छा, आपको इस लगता मामले में है कहीं कभी नितिन गडकरी का भी कहीं रोल है क्या? नितिन गडकरी के भी ठाकरे परिवार से बड़ा अच्छे संबंध रहे, तो कहीं गठबंधन कराने में नितिन गडकरी का कोई रोल रहा हो? नहीं नहीं नहीं, वो उस वक्त देवेंद्र ने इनिशिएट किया था। वो उद्धव को दोस्त मानते थे और अच्छा दोस्त मानते थे। और देखो, उद्धव ने भी क्या किया, नतीजे आने तक, नतीजे क्लियर हो गए और ये अड़कर बैठता है, बोलता है वो हमको वर्ड दिया था, हमको वचन दिया था, वो पूरा करो। अरे भाई, ना बोलने के लिए तो कम से कम फोन उठाते। देवेंद्र ने 25 बार फोन किया, इन्होंने फोन उठाया नहीं, और बाद में बोलते कि ये सब वचन पूरा नहीं कर रहे। अरे उन्होंने ना तो बोलने के लिए वो फोन उठाओ, और बड़ी अभिमान से बोला हाँ हाँ 25 बार फोन किया, मैंने उठाया नहीं। तो पता कैसे चला कि वो मुख्यमंत्री पद ना बोलने वाले। यानी सरासर झूठ बोल रहा है ये इंसान, सरासर झूठ बोल रहा है। और इनके पतन में संजय का कितना हाथ है सर? अब क्या बोलूं, वो सब चल रहा था ड्रामा। संजय राउत का पहला आर्टिकल मैंने ही छपवाया है, तो आप बोल सकते हैं मेरा ही पाप है, ऐसा बोल सकते हो। क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस में क्लर्क था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मालूम है सर, मैं था उस समय वहीं जी। हाँ, तो और बहुत कहानी, संजय राउत एक बड़ी कहानी है।
इनका नाम 4 लोग पहचानने लगे, उसका कारण ही मैं हूँ। वो बात अलग है, वो अलग किस्सा है, उसमें जाने की चलिए। जरूरत नहीं है। तो बात ये है कि संजय, मैंने उस वक्त जब चल रहा था ये सब मामला, तो मैंने ब्लॉग लिखता था, मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, तो मैंने लिखा था कि जब कोई जो कॉमेडियन है, विदूषक है, इसको आप चाणक्य बना दोगे तो चंद्रगुप्त को मरकट लीला करनी ही पड़ेगी। और आप देख रहे ना क्या हो रहा है, इसका पूरा बिल्कुल बंदर सही है। बना दिया, पूरा बंदर बना दिया। तो चाणक्य चाणक्य होता है, किसी को भी उठाकर उस पद पर बिठा दो, इसलिए वो चाणक्य नहीं बन रहा, उसको उससे हम्म। अलिप्त होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसके पास दिमाग है ही नहीं, उसकी औकात क्या है पता है मुझे, पता है। हाँ, लेकिन व्हीलर डीलर अच्छा है, और उद्धव को ऐसे ही लोग चाहिए। हम्म। अमर तो सिंह सर का अभी भाई जो एक महाराष्ट्र तरह में से। है, अभी अभी जैसे अब महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या मूड है, वो कैसा चल रहा है सर? क्योंकि अभी भी केओस है या कुछ क्लैरिटी लोगों के अरे दिमाग में हुई है और सिनेरियो में हुई है? केओस क्या होता है, हम जब 2 पार्टियां टूटकर 4 हो गई और पहले की 2 मिलकर 6 पार्टियां है, तो हमको केओस लगता है। लेकिन देखो, मैं मानता हूं कि 70 साल में हमारे यहाँ का मतदाता जो है वो मैच्योर हो गया, पॉलिटिशियन इमेच्योर होते गए और वोटर मैच्योर होते गए। यस। और पॉलिटिशियन जितने इमेच्योर होते गए, उससे भी ज्यादा मीडिया इमेच्योर ज्यादा हो गया, बचकाना हो गया, यानी इनको पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और कुछ भी बात, ये सूत्र ने बताया, उसने बताया, तो मुझे बुलाते नहीं पत्रकार संघ में वगैरह, क्योंकि मैं फटा मुंह का हूँ। तो मैंने एक बार ऐसे बुलाया था, यहाँ ये क्लासेस चलते हैं इसके लिए, तो मैंने उन बच्चों को बोला, क्यों आए पत्रकार बनने, गधे हो, काय को फी भर दी। अरे नाके पर जाकर खड़े हो जाओ, 4 कुत्ते भौंकते हैं, वो जिस कारण से भौंकते हैं उस कारण उसकी को पत्रकारिता मानते हैं आजकल। आज की पत्रकारिता क्या है, मैं घर से निकला, बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो गया, तो रास्ते में कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था, आगे आया तो दूसरा कुत्ता भौंक रहा था, उधर से बस पकड़ी और कुछ 2 किलोमीटर जाके उतर गए, उतर भी कुत्ता भौंक रहा है। आखिर मैंने उस कुत्ते को पूछा, भैया क्यों भौंक रहा है? तो बोला, पता नहीं, पीछे वाला भौंक रहा था। ये जर्नलिज्म हो गया है। पहला कुत्ता क्यों भौंका पता नहीं है, लेकिन भौंकना जरूर जरूर से था। पूरा मीडिया देखो देश का, पूरा मीडिया यस। देखो, इन्होंने मीडिया मजाक बना रखा है। और इसके अमित शाह और नरेंद्र मोदी बड़ा मजा लेते हैं इसका। ये आखिर तो क्या, है। यानी अरुण पुरी जैसा इंसान बोलता है नेशनल उनका एनुअल कॉन्क्लेव में, हमको कौन सा इंसान मंत्रिमंडल में आएगा उसका भी पता नहीं चलता। यस। इससे इससे शर्माने की और क्या बात बचती है? कुछ नहीं, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, क्योंकि आपने कभी मोदी नाम के इंसान को समझने की कोशिश नहीं की। अगर उसको नहीं समझोगे तो उसका दिमाग कैसे चलता है वो नहीं समझ पाओगे। अब देखो आप, और एक मेरा असेसमेंट बोलता हूँ, पुराने जमाने में रविंद्र जी जानते कि टेलीग्राम होता था, पोस्ट ऑफिस में जाते थे और अर्जेंट जी। मैसेज भेजना है तो टेलीग्राम करते, तो टेलीग्राम की खासियत होती थी कम से कम शब्दों में भेजना है। मदर सीरियस स्टार्ट इमीडिएट, बस 4 वर्ड में मैसेज जाता था, मदर सीरियस स्टार्ट इमीडिएट, बस इतना ही होता था। तो अमित शाह टेलीग्राम के लैंग्वेज में बोलते, वो आधा शब्द भी जाना नहीं बोलते, इसलिए हाँ, उनको कम। समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अगर वो वो पत समझोगे तो आप जो सुलझने वाली राजनीति है वो समझ पाओगे कि सामने से क्या आ रहा है। ये समझना ही नहीं चाहते इनको और बात ये होती है कि देखो, हम तो गावस्कर के जमाने के हैं, सब बाद में सचिन तेंदुलकर आ गया, महेंद्र धोनी आ गया, विराट कोहली आ गया। अब विराट कोहली का जो जमाना है वो हमें समझना जरूरी है। विराट कोहली के जमाने में गावस्कर नहीं चलेगा, क्योंकि विराट कोहली का जमाना जो है वो मानो 36 35 40 की उम्र होते होते
फिर भी फिटनेस है उतना गावस्कर के पास नहीं था। हम्म। हर एक बिल्कुल सही। खिलाड़ी को आज फिटनेस में रहना पड़ता है। तो जो बदलता है वो बदल हमें समझना पड़ेगा। तो आप अगर 99 की बात करोगे तो वो आधार पर आज की राजनीति का असेसमेंट नहीं हो सकता। और इनकी बात ये हो गई, ये पुराने, मेरे पास एक लड़का आया था दिवाली इशू के लिए इंटरव्यू लेने के लिए, तो बातें चल रही थी, तो नेहरू गांधी के खिलाफ मैं बोलूं ये उसकी अपेक्षा थी। तब मैंने बोला उस समय उन्होंने जो किया सही किया है। तो हैरत में पड़ गया कि आप उनको सही बोल रहे हो। बोला बिल्कुल सही हो। उस जमाने में वो सही था, उनको गवर्नमेंट भी चलानी थी, दंगे भी रोकने थे, एडमिनिस्ट्रेशन नया हाथ में आया वो चलाना था। तो बोला फिर आज क्यों गलत है। मैंने बोला भैया हमारे बचपन में कहीं भी कोरोना आए या और कुछ भी आए तो डीडीटी चलाते थे। आज डीडीटी बैन है, क्यों? उससे भी सेफ कोई दवा आ गई है, इसलिए वो आउटडेटेड हो गई। फिर भी उसके दिमाग में नहीं आया। फिर मैंने उसको सोचा, बोला कि तू कभी डॉक्टर के पास जाता है बीमार होने? वाह बिल्कुल जाता हूँ। दवा वो पर्चे पर लिख देता है, हाँ देता है। केमिस्ट के पास जाकर खरीदता है, हाँ खरीदता है। बोला खा लेता है? बिल्कुल खा लेता हूँ। बोले वो दवा लेता है उस पर एक्सपायरी डेट देखता है को नहीं? हाँ बिल्कुल देखता हूँ। बोलो नेहरू गांधी की एक्सपायरी हो गई। उनकी जो आइडियाज है वो आज आउटडेटेड हो गई। और जब एक्सपायरी हो जाती है तो वही दवा जहर बन जाती है। तो वो मुझे बोला, मैं तो बड़े बड़े संपादकों के साथ काम किया, वो कुमार केतकर वगैरह वगैरह, ये लोग इस ढंग से समझा नहीं पाते। बोले वो कहाँ समझे, तो तुम्हें समझाएंगे। वो खुद समझ नहीं पाते क्या चल रहा है। अब देखो नहीं तो कुमार केतकर भी तो कुमार ये केतकर कांग्रेस में घुस गए, जाके दुकान खोल ली थी उन्होंने भी तो अपनी। 2019 के चुनाव में कुमार केतकर ने एबीपी न्यूज पर आकर बोला था कि मोदी इतने डरे हुए 19 का चुनाव ही नहीं होने देंगे, इतने डरे हुए। और चुनाव लेते हैं तो स्वर्ग से उतरकर प्रभु रामचंद्र भी उनको नहीं बचा सकते। ये 5 साल पहले की बात है। अब 24 के चुनाव आ गए, इनका असेसमेंट है कहाँ? क्योंकि ये लोग पहले से ज्ञानी हैं। देखो मैंने मेरी बच्ची का बचपन से उसका संगोपन किया है, मेरे बच्चे का, क्योंकि उसको प्रॉब्लम थी, मेडिकल प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर ने बोला था, वो निगल नहीं पाती थी, कुछ खिलाओ तो निगल नहीं पाती थी। तो डॉक्टर बोला उसका कोई सर्जिकल उपाय नहीं है, उसको निगलने की आदत करनी पड़ेगी। तो वो किसी को साध्य नहीं हो रहा था। वो बोला उल्टी करेगी तो साफ करो, फिर से उसको खिलाओ। वो सब डर जाते। तो 2.5 महीने का बच्चा लाल लाल हो जाता था, सब डर जाते थे, माँ मौसी उसकी नानी दादी सब डर जाते थे। तो जबरदस्ती करना मुझे ही जमता था। तो मैं नौकरी छोड़कर बैठ गया था 2 साल उसके लिए। तो उससे मुझे बच्चों में हो गया, तो मैंने उस पर किताब लिखी है, आगे चलकर किताब लिखी है। तो बहुत सारे लोग पूछे कैसा हो गया। अरे मैंने बोला मैंने उसको समझने की कोशिश की, उसको समझने की। तो ये जो बात होती है उसको बच्चे को भी समझना पड़ता है। हमें, हम अपने तरीके से बोलते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो एक अलग इंसान है। तो मोदी और इंदिरा इनकी तुलना नहीं हो सकती। वो अलग जमाने की थी, मोदी अलग जमाने के, उनकी सोच अलग थी, इनकी सोच अलग है। तो इस सोच से कहां जा सकते हैं मोदी, वो ढूंढना पड़ेगा। आपको इसलिए बोल रहा हूं कि 2014 में जो चुनाव हुआ था उसके पहले 14 महीने पहले मैं पुण्य नगरी नाम के पेपर में एक कॉलम लिखता था रोज। तो उसमें मैंने 2012 का विधान गुजरात चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद मैंने लिखा था कि मोदी को कैंडिडेट बनाओ, मोदी बीजेपी को मेजोरिटी ला सकते। तो वो 27 आर्टिकल मैंने जनवरी से लेकर अप्रैल तक लिखे थे। तो जब मोदी कैंडिडेट बन गए तो जुलाई के बाद हमारे दोस्त बोले कि अरे उसकी किताब बनाएंगे, और इसलिए वो किताब, एक्चुअली वो सीरीज लिखी थी। तो उसमें मैंने किताब के लिए एक ही नया आर्टिकल लिखा था। तो उसमें मैंने लास्ट 2 पैराग्राफ में बताया था
ये इंसान सत्तांतर करेगा, ये बात गलत है। ये बीजेपी को सत्ता पर लाएगा, ये मत समझो। ये स्थित्यंतर लाएगा। ये गांधी नेहरू की आइडियोलॉजी साफ करेगा। ये मैंने 14 के पहले लिखा था। अभी अभी केतकर वगैरह को समझ आ रहा है, ये गांधीइज्म साफ कर रहा है, ये मोदी को पोछ रहा है, नेहरू को पोछ रहा है, ये अभी रो रहे। 10 साल पहले मैंने प्रेडिक्ट किया। आप भी वो किताब मोदी का, ये मेरा मराठी किताब है, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। नई बात नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मोदी किस ढंग से सोचते हैं वो मैंने समझने की कोशिश की। इनकी बात ये तो अरे वेस्ट इंडीज को आराम से हराएंगे, ये गोरे हमारे सामने क्या खेलेंगे, इनको पता नहीं वेस्ट इंडीज के काले होते या गोरे होते। ये सब चिल्लाते रहे। मोदी को कौन वोट देने वाला है? बिल्कुल सही है ना। 14 के पहले अरे गुजरात अलग है, इंडिया अलग है बोलते थे, याद है आपको? बिल्कुल याद। 2015 आने तक यही हर चैनल पर बैठकर बोलने लगे, अरे मोदी आपको इसके लिए वोट नहीं दिया था। यानी जो वोट देने ही वाले नहीं थे उन्होंने क्यों वोट दिया मोदी को, ये बाद में बोल रहे। पहले बोल रहे थे देंगे ही नहीं। तो यानी एजम्पशन पर सब चलता है, एजम्पशन पर असेसमेंट नहीं होता, आकलन नहीं होता, और यही इनकी सब गड़बड़ हो गई है। अब महाराष्ट्र पे लौटते हैं सर। अब महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, लोकसभा में बीजेपी के गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है सर? 48 सीटों में से कितनी सीटों पर ये लगेंगे? ये 40 तक निकल जाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आप कोई भी किसी को भी खड़ा करो, कैसे भी सीट का बंटवारा करो, अगर लोगों को मोदी को चुनना है तो लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब देखो, मैं 54 साल के पहले पत्रकार हुआ, मैं मेनस्ट्रीम मीडिया से बहिष्कृत था। आज की तारीख में इन सब का बाप बन गया हूं, क्योंकि मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं थे। जब मुझे सोशल मीडिया का ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया तो आप रोक सकते हो? मुझे नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। इनको पहुंच गए। मैं यहाँ बैठा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, ये बेडरूम की जगह है, ये मेरा भी घर में एक रिश्तेदार का घर है, मेरी फैमिली दिल्ली में रहते, मैं अभी मुंबई में हूँ, तो यहाँ बैठ के करता हूँ। कहाँ लाइट है क्या है मुझे इसका पता भी नहीं है। मैं कैमरा लगाता हूँ, वो कार्ड कंप्यूटर में डाल देता हूँ, हमारा भांजा वो अपलोड करता है, ना मेकअप है ना कुछ है। एक बुढ़ा आदमी विद्रूप बैठता है, लोग सुनते हैं। सर अनुभव का कोई तोड़ नहीं है, अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। 40 करोड़ से ज्यादा व्यूज हो गए, 7.25 लाख सब्सक्राइबर बन गए, कि कौन रोक सकता है मुझे गोयनका की जरूरत नहीं है। अगर लोग ढूंढते पहुंच जाते हैं तो आप एनसीपी से कैंडिडेट खड़ा करो या आप शिवसेना से खड़ा करो या कहीं से खड़ा करो, जिनको मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है वो ढूंढते पहुंच जाएंगे कि अगर इसमें कमल नहीं दिख रहा है तो मोदी वाला कौन है बताओ, करके लोग वोट देंगे। ये बिल्कुल सही आकलन है आपका। सबका आकलन कहाँ फंसता है कि ये लोग ये समझ नहीं पा रहे कि जब चुनाव होता है तो जो वोटर है वो किस ढंग से सोचता है। मुझे अपना प्रदीप भंडारी जो है वो मुझे जयपुर में मिला था, तो उसने मुझे पूछा था कि आप कैसे आकलन करते हो। मैंने उधर जो मेरी तकरीर से की थी तो बोले सर्वे में और इसमें क्या फर्क होता है। मैंने बोला सर्वे में हेड काउंट होता है, मेरा जो है वो दिमाग का काउंट है, सर के अंदर होता है। इंसान कैसे सोचता है, मत होता है वो सर नहीं होता है, दिमाग होता है। तो आम आदमी किस ढंग से सोचता है, और थोड़ी आम आदमी की बात बोल दूं, देखिए ये क्या समझ नहीं पाते आपको समझाता हूं। एक लड़की जवान होती है तो वो लड़की जवान होती है, उसको पटाना आसान होता है, को वो कल्पना में जीती है। लेकिन अगर कोई विवाहिता है तो उसको पटाना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एस्टेब्लिश स्टेबल लाइफ जी रही है। भले उसके
पति का साथ उसका जमता हो ना जमता हो, कोई भी बात हो, लेकिन कोई भी दूसरा मर्द पसंद है तो भी वो 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर जो चल रहा है उससे उठकर निकल जाऊंगी तो ना वो रहेगा घर, ना मायका रहेगा। तो जो वोटर होता है वो इतनी बारीकी से सोचता है। हम थियरी बनाते हैं। पिछले 2019 के चुनाव के बाद मुझे मुंबई मिरर जो पेपर था, उनकी एडिटर ने बुलाया था हमारे एडिटोरियल बोर्ड को, आप बताओ आप कैसे असेस करते। तो मैंने बोला कि मैं आपको समझाऊंगा लेकिन समझेगा तो बिल्कुल नहीं। तो बोले क्यों? क्योंकि समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। आप समझना ही नहीं चाहते तो कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल सही। समझा सकता हूँ क्योंकि जमाना बदला है, टाइम बदला है। तो टाइम क्यों बदला है, टाइम कैसे बदला है, लोगों की सोच कैसे बदली है। अगर आज की तारीख में देखो, मोदी की गवर्नमेंट चल रही है जिस ढंग से, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तकलीफ थोड़ी यहां वहां होगी, लेकिन ये हमने बिगाड़ दिया, बिखर गया, तो फिर 10 साल 5 साल हमारी हालत बुरी होगी। तो शराबी होता है ना, उसकी पत्नी होती है और 10 घर में बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, उस साले को शराब पीने के लिए भी पैसा देती है, उससे मार खाती है, समय आया तो उसको भी मारती है, लेकिन घर से नहीं निकालती, घर से नहीं निकालती। ये हम बोलेंगे, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल बोलेंगे, अरे क्या ऐसा पति का फायदा, क्या तुमको 2 समय का खाना नहीं दे पाता वगैरह वगैरह। ये इंटेलेक्चुअल होता है। जिंदगी उसके लिए होती है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर दिखाने के लिए घर में पति नहीं होगा तो 4 गुंडे घुसेंगे, बलात्कार करेंगे। उसके जिंदगी की पति दिखाने के लिए सिक्योरिटी होती है। ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, मैंने ये धारावी में देखा है। तो इंडियन वोटर है, उसको स्टेबल गवर्नमेंट क्यों चाहिए? नहीं तो तोयबा आकर हंगामा मचाएगा, चीन घुस जाएगा और कोई कुछ करेगा। तो हमको आधा खाना मिला तो भी चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट स्टेबल होनी चाहिए। बालाकोट का हमला करने की हिम्मत होनी चाहिए। वो सही वोटर बात। जो है 90% वोटर है, उसको आपका प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी वो कुछ समझता नहीं है। तो ये फर्क होता है। तो अगर उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये आप समझने की कोशिश करो तो आप अंदाज लगा सकते हो। तो इसलिए महाराष्ट्र में अब देखो ये चिल्ला रहे, अरे उद्धव के लिए इतनी सिंपैथी है, इतनी सिंपैथी है। काहे की सिंपैथी है? उद्धव की ताकत क्या है? मैं आपको बोलता हूँ 5 करोड़ का चेक दे देता हूँ, आप हंस पड़ेंगे मुझको। आपको मालूम है इसके जेब में इतना पैसा नहीं, ना बैंक में। हाँ 1-2 लाख बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 5 करोड़, तो उद्धव की औकात क्या है? जब इकट्ठी शिवसेना थी तो शिवसेना की औकात क्या थी? 18 से मैक्सिमम 20% क्रॉस नहीं किया, तो इतना चिंदे 5-6% तो ले जाएगा। तो उद्धव की औकात महाराष्ट्र के वोटर में ज्यादा से ज्यादा 11-12% है। उसकी सिंपैथी पर कांग्रेस जिएगी, शरद पवार जिएंगे? क्या बात कर रहे हो आप बोले शरद पवार को उद्धव ठाकरे 5 करोड़ का चेक देने वाला, इसको 10 करोड़ का। रे खाते में कितना पैसा है देखो पहले। हाँ, तो आपके दिल्ली में बैठने वाले ये बोलते हैं ना, या मुंबई में भी बैठने वाले यही बोलते हैं। तो मैं वो धरातल से जुड़े नहीं है सर, धरातल से जुड़े हुए लोग नहीं है, एसी रूम में बैठ के सब कमेंट करते हैं वो। नहीं, वो वही तो वो क्या करेगा देखो, वो वहां बैठकर मुंबई में एसी में बैठने वाले को पूछेगा महाराष्ट्र में क्या हालत है, तो ये अपनी ही बात बोल देता है। हाँ। अपनी ही बात बोल देता है। वो किसी फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा था ना, वो बादशाह निकलकर 2 बादशाह सामने रखते हैं, वाला बोलता है अरे यार तीसरा बादशाह देखा, वो उसको ठोसा लगाता है और बोलता है अरे तीसरे बादशाह तो हम खुद है। तो अपनी ही दिमाग की बात बोल देते, बोलते जनता। मुझे एक बात याद आती है इसकी, जो थोड़ा मजाक के लिए बोल, एक बार एनडीटीवी पर प्रणय रॉय ने अलग पदम सिंह से बोला
इंडिया वांट्स टू नो। तो अलग पदम सिंह ने पूछा कहाँ है इंडिया, इंडिया कहाँ है दिखाओ मुझे, उसे पूछने दो, तुम क्यों पूछ रहे, तुम पूछ रहे हो। हम्म। और प्रणय राव वांट्स टू नो, इंडिया को कुछ समझना नहीं, नहीं है। नहीं। तो इतना चोरी पकड़े जैसा चेहरा हो गया था प्रणय राय का, मुझे वो बहुत पसंद आया था, ये इसने बराबर पकड़ा इसको। अरे सर आप अभी सर एक विधानसभा चुनाव में देखते हम हो लोगों ने टीवी, ये जी टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में अभी हम लोगों ने प्रिडिक्शन किया था सर, हम पर लोग हंस रहे थे। छत्तीसगढ़ का मेरा चूंकि मैं छत्तीसगढ़ भास्कर में भी रहा हूँ, मध्य प्रदेश में रहा हूँ, राजस्थान में रहा हूँ, तो मेरे पास ग्रास रूट से जो फीडबैक आया था, मैंने और सुमित जी ने प्रोग्राम किया था, छत्तीसगढ़ के लिए सब बोल रहे थे बिल्कुल कांग्रेस निकाल के ले जाएगी, और हमारे रिपोर्टर्स की ये रिपोर्ट थी कि छत्तीसगढ़ बीजेपी स्वीप कर रही है। मध्य प्रदेश का 135 का मेरा अनुमान था कि 135 ले आएगी। अगर राजस्थान में वसुंधरा गड़बड़ नहीं करती तो वहां भी 135 सीटें आती थी। बिल्कुल। तो ये ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनसे ये बात नहीं करते हैं। हाँ, वो जरूरी होता है। अभी जी आपको इसका कारण बताता हूँ। जब देवेंद्र मुख्यमंत्री था और उस वक्त मराठा मोर्चा वगैरह बहुत निकलते थे, 5-6 साल पहले, तो मेरे एक आईबी के दोस्त है, उन्होंने मुझे पूछा था कि भाई तुम्हारा असेसमेंट क्या है, ये मराठा आंदोलन कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण मुख्यमंत्री और मराठा आंदोलन चल रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस वक्त कॉरपोरेशन के और जिला परिषद के चुनाव होने वाले थे। तो 2 बार उन्होंने फोन किया, बोले देखो आप दोस्त हो इसलिए मेरा असेसमेंट तो नहीं बदलेगा। आखिर में वो पूना में मेरे घर में मुझे मिलने आ गए, बोले किस आधार पर बोल रहे हो। मैंने बोला मैं जो जनता जानता हूँ उससे कारण बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला वैसे रिजल्ट आ गए। तो वो रिजल्ट के बाद मुझे मिलने आए, फिर बोले तुम कहाँ से निकालते हो। मैंने बोला आपने जब पहले दिन फोन किया था तो मैं एक गांव में था, मेहमानगढ़ नाम का गांव है, वहां ये प्राइवेट पैसेंजर सर्विस करने वाले जो लड़के वो सब मराठा थे उस गांव के। तो मैं उनसे बातें करता था। तो मैंने बोला यार अभी मजा है, तुम मराठा हो, तुम्हारे लिए आरक्षण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाड़ में गया आरक्षण, ये हमको SC/ST एट्रोसिटी एक्ट कैंसिल होना चाहिए, इससे हमको गांव में बहुत तकलीफ हो रही है, ये हमको आरक्षण वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो 8 जीप्स थी वहां, उसमें से 7 लोगों का यही जवाब था। तो मैंने समझ लिया कि ये जो चल रहा है मोर्चा, उसमें आरक्षण एक चेहरा बना है, लेकिन वो असली डिमांड नहीं है, उससे कोई परिणाम होने वाला नहीं। तो वो मुझे बोले कि आप तो आपका बिल्कुल सही निकला, लेकिन हमारे भी रिपोर्टर्स होते हैं, आईबी के है लोग हम। तो मैंने बोला एक बात है, आप क्या करते हो, आप प्रवक्ताओं से बोलते हो, मैं लोगों से बोलता हूँ। तो प्रवक्ता हम्म। अपना एजेंडा आपको बोल देता है, प्रवक्ता अपना एजेंडा बोल देता है ना, वो कहाँ जनता की बात बोलता है। तो वहां फर्क होता है। तो आज भी उद्धव के लिए सिंपति है, सिंपति हमने आपको बोल दिया, वो 12% से आगे नहीं जा सकता, ज्यादा से ज्यादा 12%। 18 में 19 में से 6-7% शिंदे नहीं निकाले, समझो ज्यादा निकालेगा ऐसा मेरा मानना है, लेकिन समझो 7-8%, तो भी उद्धव बचेगा 12% पर, क्या फर्क पड़ने हम्म। वाला। और एक बात और समझ लो आप, कि मेरा बाप चुराया वगैरह रोता है, मेरी पार्टी चुराई। अरे तेरी पार्टी थी, फिर भी 2009 में मुंबई में 6 और थाना में 4 में से 3 सीटें निकल गई, बीजेपी भी हार गई, शिवसेना भी हार गई, कांग्रेस जीत गई। तो उस वक्त में बाप का फोटो लगाता था, खुद का फोटो लगाता था, बीजेपी भी साथ में थी, तो क्यों हारे थे। ठाकरे के नाम पर वोट मिलते हैं। तो 2009 में क्या हुआ था, तो राज ठाकरे अलग हुआ था। हम्म। और पिछले 2019 के चुनाव में देखो, वो अनंत गीते, आनंद अड़सोल, फिर वो खैरे और शिवाजीराव अढळराव पाटिल, ये 4-5 दफे चुनकर आए हुए लोग, मोदी वेव चल रही है फिर भी हार गए। तो उद्धव के नाम पर चुनकर आते, तो ये 4 क्यों हार गए। मोदी वेव मोदी का भी फोटो लगाया था फिर भी हारे, क्योंकि उसका कारण उद्धव था। उद्धव के लिए लोगों में इतनी सिंपैथी थी कि जो शिवसेना का नाम लेगा उसको हराओ।
इसको सिंपैथी मिलते। अब मोदी पर फोटो लगाकर आपके 4-4 बार चुनकर आए हुए कैंडिडेट हारते हैं, तो मोदी भी नहीं है, पार्टी भी टूटी है, तो कितने चुनकर आएंगे? सोचो आप सोचो। बिल्कुल सही है। लेकिन भाव साहब, राज ठाकरे का कोई फर्क पड़ने वाला है? राज ठाकरे जो अभी जुड़ने वाले हैं, ऐसा सुना है कि एनडीए के साथ वो जुड़ने वाले हैं। अब राज ठाकरे की कितनी हैसियत रह गई है महाराष्ट्र में सर? नहीं, राज ठाकरे महायुति में जुड़ जाएंगे बीजेपी के साथ तो एक फर्क पड़ता है, एक समझ लो कि अजित दादा हो या एकनाथ शिंदे हो, ये आज तक चुनाव लड़े, लेकिन इनके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव कभी नहीं लड़ा है। ये कैंडिडेट थे, इसलिए इनका शरद पवार या उद्धव इनका हाईकमांड था। आज इनका हाईकमांड अमित शाह है, ये फर्क समझ लो। ये एक साथ चुनाव लड़ रहे, लेकिन सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे, इनको दूसरे गुट से भी लड़ना है। एकनाथ को उद्धव से ज्यादा, भले उसको 2 तो इसको 3 सीट लानी पड़ेगी, शरद पवार की 2 सीट तो अजित दादा को 3 सीट लानी पड़ेगी। तो ये 2 लड़ाइयां एक साथ लड़ रहे, अपने भाई के साथ भी लड़ रहे और दूसरे पार्टियों के भी साथ लड़ रहे। तो इनको सर्वाइवल की भी लड़ाई है और लोकसभा की भी लड़ाई है। अगर ये चीज आप अपने आकलन में नहीं लेते हो तो आपका अंदाजा गलत हो जाता है। बाकी सब जो कर रहे हैं और भाव में ये फर्क है, ये फर्क है। और लेकिन भाव ये साहब, बात नहीं है, मैं 2 साल से बोल रहा हूं कि बारामती आसान नहीं होगा। ये मैं 2 साल से, मेरे वीडियो आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेंगे कि मैंने बोला था कि बारामती आसान नहीं। तो मैंने कहा से, मुझे कोई खबर नहीं देता, मैं तो अपने मठ में बैठा रहता हूँ, मैं बाहर घूमने वगैरह नहीं जाता, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाता हूँ, तो मुझे कहाँ से खबर मिलती। तो बात ये हुई थी जब कोर्ट ने, चुनाव आयोग और विधानसभा ने, चुनाव आयोग ने जब पूरी पार्टी एकनाथ शिंदे को दे दी, तब उद्धव से ज्यादा फड़फड़ा रही थी सुप्रिया। तो मैंने फरवरी 22 में, फरवरी 23 में मैंने एक वीडियो बनाया था। अरे पार्टी उसकी चली गई है, ये मातम क्यों मना रही है? क्यों इसको डर है कि चचेरा भाई बाप की पार्टी लेकर जाने वाला है? 3 महीने में हो गया। अब ये बात कहां से आती है? तो मैंने जो बोला आपको, अमित शाह टेलीग्राम की भाषा में बोलते, तो मैंने अमित शाह का एक इंटरव्यू देखा था, तो उनको कौन था एंकर वगैरह मुझे याद नहीं, लेकिन उसको एंकर ने पूछा था, क्या आप इस वक्त बारामती में पवार को हराएंगे? तो अमित शाह, मैंने बोला ना, वो कम से कम शब्दों में बात करते, तो बोले हाँ, अमेठी के बाद बारामती आता है ना, एक के बाद भी आता है, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वो दिमाग में अटक गया था कि ये इंसान ऐसा क्यों बोल रहा है। ये अमित शाह बिल्कुल सीरियस पॉलिटिशियन, वो मजाक में नो नहीं डाउट। बोल। तो मैंने बोला इसके दिमाग में सचमुच कुछ चल रहा है। तो जब आहिस्ते आहिस्ते सीतारामन बारामती में आ गई, फिर बहुत सारे नेता घूमने लगे इर्द गिर्द, और मेरे जो दोस्त पहचान वाले, उनसे मैं खबरें निकालता रहा, तब मुझे पता चला। तो उसके पहले भी मैं, मेरी फैमिली दिल्ली में आता जाता रहता हूँ, तो दिल्ली में भी कुछ मेरे कांटेक्ट है, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था सरकार गिरने से पहले, उद्धव की सरकार गिरने से पहले, कि या अजित या एकनाथ टूट सकते। तो बोले कैसे? उन्होंने बोला था अमित शाह ने दोनों को ऑफर दिए, जो पहला आएगा वो चीफ मिनिस्टर। तो 20 जून 2022 को हो गया एकनाथ शिंदे का। तो वो बात आधी कंफर्म हो गई, जो मुझे दिल्ली में किसी ने बताई थी, तो आधी तो हो गई, लेकिन अजित तो टूटने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर जब 2 जुलाई 23 को अजित दादा बाहर निकल गए, उसके बाद 3 जुलाई को उसने जो खुलासा दिया, तो जो मेरा सूत्र था वो बिल्कुल सच्चा था, क्योंकि अजित दादा बोल गया कि 3 बार मैं चीफ मिनिस्टर बनते बनते रुक गया, क्योंकि चाचा हर बार आगे भेजता था, बाद में टांग खींचता था। और वो बोलते एक बात और अजित दादा बोल गए
कि मैं जो बात बोल रहा हूं उस समय एकनाथ शिंदे की शपथ भी नहीं हुई थी। तो अक्टूबर 21 में मुझे जिसने दिल्ली में खबर दी थी वो 100% राइट थी, लेकिन वो कंफर्म हुई 3 जुलाई 23 को, 1.5 साल बाद। तो मेरा तरीका है, तो खबरें बहुत जगह से आती, लेकिन मैं इधर उधर क्रॉस करके देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं 2-4 तो धागे जुड़ने चाहिए। तो महाराष्ट्र में मुझे ऐसा नहीं लगता कि उद्धव के लिए कुछ है। हाँ, एक बात है, मीडिया में बहुत बड़ी सिंपैथी है, पूरे मराठी मीडिया में उद्धव के लिए 100% सिंपैथी है, लेकिन चुनाव आयोग उसको गिनता नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। चुनाव आयोग वो ईवीएम लेकिन भाऊ साहब एक चीज बताइए मुझे, कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे बीजेपी है, बीजेपी के अंदर प्रफुल्ल पटेल आ गए, अशोक चौहान आ गए, अजीत पवार आ गए, भाई सबके ऊपर भ्रष्टाचार के लंबी लाइन है इनके पीछे भ्रष्टाचार की। क्या इससे जो बीजेपी की छवि है या मोदी जी की छवि है, इसको असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। ये देखो, आप एक समझ लो, ये करप्शन वगैरह हमारे चोचले, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के 90% लोगों के लिए ये करप्शन वगैरह कुछ नहीं होता। हमारे मराठी में एक अच्छी कहावत है, तळे राखी तो पानी चाकी, यानी तालाब की रखवाली करता है वो तो पानी पिएगा ही ना। ये हमारे बाप दादाओं ने बना के रखा है करप्शन। और क्या होता है बोलिए मुझे, और क्या होता है करप्शन? ये बिल्कुल ठीक बात हमारे, है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहावत जो होती है ये हमको ज्ञान दिया है, हमारे पुरखों ने ज्ञान दिया है, वो छोड़कर हम अंग्रेजों की बात सुनते रहते हैं। यही बात सुनो, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। उस दिन मैं वो अपने संजय दीक्षित के साथ था, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये पदयात्रा से क्या निकलेगा। मैंने बोला उसकी भविष्यवाणी 60 साल पहले हो गई। वो जो बरसात की रात फिल्म में कव्वाली थी, ना तो कारवा की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, पदयात्रा वैसे ही चलती जाएगी, कुछ होगा नहीं। और उसमें आगे चलकर एक लाइन आती है, मेरे नामुराद जुनून का है इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है। तो कन्हैया कुमार और योगेंद्र यादव कौन है? दवा के नाम पे जहर दे रहे हैं। जहर दे यस, रहे गौरव यस, तो यस। गौरव वल्लभ या रोहन गुप्ता भाग रहे हैं। तो बात ये होती है ना, हमको अगर देखना है तो 90% लोगों को ये भ्रष्टाचार वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको एक पुरानी बात बोल दूं कि गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं बोल रहा हूँ 96-97 की बात है। तो अन्ना हजारे ने उस बार आरोप किया था, एक नचनिया थी, उसके साथ इसका कोई गोपीनाथ मुंडे के बारे में उन्होंने आरोप किया था। तो यहाँ के सब बीजेपी वाले शर्मा गए थे, मुंबई के पढ़े लिखे जो थे वो शर्मा गए थे। अब क्या, जब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? मामला था कहा गोपीनाथ मुंडे का, ये बाकी के लीडर मुंबई में बैठने वाले शर्मा गए थे। फिर वहां के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां के कुछ लोग आए थे, तो इन्होंने उनको पूछा, यार उधर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीड़ जिले में क्या हालत है? बोले किसकी? नहीं, वो नचनिया का मामला निकला है। तो क्या उसमें क्या होता है? तो बोला नहीं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। अरे यार, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, वो 4 रखेलिया नहीं रखेगा तो क्या हम रखेंगे? ये उनका जवाब था। तो इसलिए मैंने बोला ना, ये आप आरोप करते हो करप्शन वगैरह, ये हमारे चोचले हैं। अरे नमक का टुकड़ा अगर दूध में डालोगे तो खराब होगा ही, लेकिन हर दिन जो पकवान बनते हो उसमें तो डालते हो ना। ये नमक का टुकड़ा है, समझो। ये आम आदमी को समझता है, हमें नहीं समझता, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो एक बिल्कुल बात भाऊ साहब, इसका बोलता हूँ, विधानसभा चुनाव पे भी इस युति का कोई फायदा होने वाला है बीजेपी का? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो, ये चुनाव जो है, इसमें पहली बात मैं बोलता हूँ कि ये चुनाव में उद्धव और शरद पवार दोनों को पूरा जी। न्यूट्रलाइज करने का प्लान है। अजीत दादा को लाने का कारण ये है कि अगर बारामती शरद पवार हार जाते
तो शरद पवार की राजनीति खत्म, और इस चुनाव में वैसे ही उद्धव की राजनीति खत्म होने वाली है। और जो सवाल आपने पूछा था पहले कि राज ठाकरे का क्या है, तो अगर आगे चलकर विधानसभा के चुनाव के आसपास अगर राज ठाकरे शिंदे के साथ आ जाए तो हमने गलत हाथों में जा गई थी शिवसेना, वो सही ठाकरे के पास पहुंचाई, ये भी अमित शाह बोल सकते, समझे आप? ये मुझे पता नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। और देखिए राज ठाकरे में लोगों को बाल ठाकरे दिखाई देता है, उसकी ओरेटरी हो, स्टाइल है, तो वो उसका मैनरिज्म पूरा बाल ठाकरे जैसा ही है पूरा, तो वो सब इनके पास आ जाएंगे। अब बाल ठाकरे और मनोहर जोशी, नावलकर वगैरह जो थे, उनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर था वो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे में परफेक्ट मेल बन सकता है। तो ये मेरा दिमाग का खेल है कि मुझे लगता है कि ये प्लान है, लोकसभा के लिए नहीं है, लोकसभा के बाद होगा। और भाव साहब हमने सुना है कि राज ठाकरे के और सुप्रिया ताई के भी बड़े मधुर संबंध रहे हैं किसी जमाने में, स्कूल के जमाने में। नहीं, वो स्कूल के लिए तो वो तो बहुत उससे उम्र में ज्यादा है, स्कूल का जमाने का कोई मामला है ही नहीं। अच्छा भाव साहब, उनका जो पति है वो उनके दूर के रिश्ते में आता है, सदानंद सुले जो है वो रिश्ते में आता है, लेकिन इनके कोई रिश्ते नहीं थे। अच्छा भाव साहब, एक चीज और है, राज ठाकरे का मामला जो है वो इस ढंग से आगे जाने वाला है। और एक बात है, मुझे भी बहुत लोग टॉन्टिंग करते मराठी में कि उद्धव ठाकरे मन से तो खत्म हो गई, इन लोगों को 75 से 85 तक की शिवसेना मालूम नहीं है। उस समय भी शिवसेना के लिए यही बोला गया, शिवसेना खत्म हो गई। जनता पार्टी इमरजेंसी से लेकर राजीव गांधी की शुरू के 2 साल थे तब तक 10 साल शिवसेना का मामला खत्म हो चुका था, मुंबई में शिवसेना नहीं बची थी। लेकिन जब शरद पवार अपोजिशन से उठकर कांग्रेस में 86 में गए, उसके बाद शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। तो वो स्पेस राज ठाकरे ढूंढ रहा है, और वो स्पेस है जब आपका शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इनका मामला लोकसभा चुनाव के हार के बाद तमाम हो जाएगा, वो स्पेस बनेगी जो राज ठाकरे ऑक्यूपाई करेगा। मेक सेंस। अच्छा भाव साहब, एक चीज और बताइए, अभी आपने सुना होगा कि मोदी जी बोलते हैं हमेशा कि जो 10 साल में देखा वो तो ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। आपके हिसाब से पिक्चर कौन सी बाकी है सर, जो दिखाने वाले हो? बहुत सारी बाकी, बहुत कुछ कर रहा है। ये क्या है, ये गड्ढे भरने का काम चालू है। रास्ता कहाँ बना है, गडकरी ने बनाया, वो पॉलिटिकल रास्ता नहीं, हमारी गाड़ियां दौड़ने का रास्ता है। बहुत सारा है, बहुत सारा रास्ता बनना है। देखो देश अगर इंडिपेंडेंट होता है, चाइना भी इंडिपेंडेंट बना हमारे टाइम में, हमारे साथ साथ हो गया। लेकिन वो देश कहाँ ले जाना है, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होनी चाहिए, उसकी बुद्धि कैसे चलनी चाहिए, वो उन्होंने अपने तरीके से पैदा किया। हम तो आज भी ब्रिटिशों का पड़ा हुआ झूठा खाना खा रहे हैं। हमारी सोच का, हमारे कानून कहाँ बनते हैं, वो ब्रिटिशों के मोल्ड है, वहां से ही हम हमारे कानून निकाल रहे। और जहां तक मेरी जानकारी है, हिंदू इंडिया, यहाँ के जो परंपरागत कानून व्यवस्था थी, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उससे निकलकर उसको कंट्रोल करने वाली जो व्यवस्था थी, उसके जो कानून थे, उसका सब स्टडी आजकल कोई एक ग्रुप कर रहा है। ये मेरी जानकारी है, पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सारे जूरिस्ट और वकील लगे हुए हैं। ये मोदी ने उनको अपॉइंट किया है अब नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन नहीं सही है सर, आपकी जानकारी सही है, मेरे पास है खबर, सही है आपकी जानकारी। इंस्टीट्यूट है प्राच्य विद्या की, तो उसमें कई लोग लगे हुए हैं। तो हमारी बहुत हजारों साल से हमारी कानून व्यवस्था, समाज व्यवस्था कैसे उभर कर आई है, कैसे इवॉल्व हुई है, उसका बहुत बारीकी से स्टडी हो रहा है।
तो उसकी शुरुआत तो झलक दिखा दी नहीं, इंडियन पिनल कोड के जगह दूसरी बात लाई है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो ये बहुत बड़े कठिन निर्णय, फिर तो ये इतना रोना धोना या विधवा होने जैसे रोने लगेंगे, गांधी मर गया, नेहरू मर गया करके जो औरतें छाती पीटती है ना, वैसा मामला हो, इसके लिए वो कठोर बोल रहे, तो उसका अर्थ समझो। यस, मुझे याद है, तभी मैंने पूछा आपसे। हाँ नहीं, 77 के जमाने में जब मैं एक बार दिल्ली गया था, तो राजनारायण वहां हुआ करते थे। वो राजनारायण का भाषण मैंने एक सम्मेलन में सुना था, तो उन्होंने एक बढ़िया बात की थी कि 74 में जब जयप्रकाश जेपी का आंदोलन शुरू हो गया, तो उसमें हैंग हो गए बहुत। उनको कॉल आ गया होगा बीच में। अब्दुल गफूर का नाम के मुख्यमंत्री थे, वो जेपी हटा नहीं पाए, लेकिन उसके बाद गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन लड़कों का शुरू हो गया, तो उन्होंने कितने आसान तरीके निकाले, भाई पूरा 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दो, थालियां बजाओ। ये आंदोलन का एक नया तरीका उन लड़कों ने निकाला था। तो उसका रेफरेंस देकर राजनारायण बोले थे कि क्या बोलते हैं उसको, कि हम तो क्या हम गांधी की विधवाएं, ऐसा उन्होंने बोला था राजनारायण ने। हम आगे नहीं जा सकते, हम वो हनीमून याद करते और उस पर ही अपना दिल खुश कर लेते, क्योंकि हम नई सोच नहीं सकते, ये नए बच्चे कुछ करेंगे, ऐसा राजनारायण ने बोला। अरे भैया, सर, 1 घंटा राजनारायण का उनका एक किस्सा आपको मैं बताता हूँ। राजनारायण के कारण इंदिरा गांधी को सत्ता से हटने का हुआ था, कोर्ट से निर्णय हुआ था। जब इलाहाबाद में वो चुनाव लड़ रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ, तो इलाहाबाद में ये ठेले पे बैठ कर चप्पलें अपने आगे रखते थे और लोगों से कहते थे कि मुझे मारो, मेरे कारण इमरजेंसी लगी है, ये चप्पलें हैं, ये मुझसे मारो। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो उस समय के सुपर लालू प्रसाद यादव थे, हाँ, मुझे याद है। ये बार बार ब्रेक हो रहा है, 1 घंटा हो गया, मैं ज्यादा सिगरेट पिया हूँ, 50 साल तो घसा गला में चलिए जाम हो सर, गया। आपसे सर, बात करके बहुत अच्छा लगा सर। हम लोगों के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है और कुछ सीखने को मिल रहा है हमको। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का और क्या हो सकता है। नहीं बाल साहब, एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा आपसे कि आपको क्या लगता है पूरे भारत में बीजेपी इस बार क्या लेके जाएगी? मोदी जी को कितनी वोट मिलने वाली है आपके हिसाब से? मैंने तो उस पर किताब लिखी है, 2 किताबें लिखी है, मराठी में फक्त मोदी एक किताब है, और दूसरी किताब मैंने खुद पब्लिकेशन हाउस शुरू किया है, प्रतिपक्ष करके, तो उसके लिए भी मैंने किताब लिखी है दूसरी। उसका नाम है अश्वमेध 2024। तो अश्वमेध जो होता है, जो एक राजा चक्रवर्ती बनना चाहता है, वो जाकर कब्जा नहीं करता, लड़ता नहीं, वो घोड़ा छोड़ घोड़ा देता है। छोड़ देता है। लड़ना है वो आके भिड़े, फिर लड़ाई होगी, वरना नवीन पटनायक जैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंसेप्ट लेकर मैंने वो किताब लिखी है। तो मैंने अगस्त में ही मेरा अंदाजा बोल दिया था एक प्रोग्राम में, मुझे पूछा था किसी श्रोता ने, तो मैंने बोला था 325 से 350 तक जाएंगे। तो उसने पूछा था कि गठबंधन हो गया है, इंडिया अलायंस बना है, बोला असल में हो जाएगा तो मोदी 400 पार कर जाएंगे, अगर गठबंधन होता है तो 1 फॉर 1 ऐसी लड़ाई होगी तो मोदी 400 पार कर सकते हैं, बीजेपी 400 पार कर सकते हैं, और गठबंधन अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा तो 350 के आसपास तो ये पहुंच जाएंगे। ये मैंने अगस्त में बोला था और बाद में उस पर ही किताब लिखी है। तो मेरा अंदाजा पहले से है। और जाते जाते 370 का मामला आपको बोल देता हूँ खत्म करने से पहले। देखो 303 तो सीटें इन्होंने जीती है। 2 नंबर की सीटें 72 थी, कितने हो गए? 375 हो गए। तो बीजेपी के पास लड़ने जैसी 1 या 2 नंबर की 375 सीटें, अगर हम इसमें तीसरे नंबर की डाल दे वो 400 पार हो जाता है। और हारी हुए जो सीटें हैं वो पकड़ने के लिए इन्होंने
400 का आंकड़ा बड़ा मुश्किल नहीं है। और ये 72 सीटों पे तो सर पिछले 3 साल से काम चल रहा है कि इन 72 सीटों को भी जीतना है। दूसरे तीसरे है, 160 सीटों पर काम चल रहा है। और दूसरी हाँ। बात ये होती है ना, देखो कि ये जीतते भी है, बीजेपी का जो मामला है, ये अगर जीत जाते हैं कई कुछ सीटों पर, तो वो जीते क्यों उसका भी स्टडी करते कि क्या हमारी ताकत थी या दूसरे की गलती थी, क्यों जीत गए, ये भी ढूंढ निकालते हैं। ये जो तरीका है इनका प्रोफेशनल होने का, ये बाकी लोगों को पता तक नहीं है। उसका काट निकालना तो दूर की बात है, आपको पता नहीं है ये लड़ते उसका मतलब क्या है। बिल्कुल सही है। चलिए सर, आई थिंक आज मैंने अब ऑलरेडी 1 घंटे का शो हो गया, ऐसा लग रहा है कि इसको चालू रखे, बंद ही नहीं करें हम लोग। सॉरी सर, बहुत लंबा टाइम लिया आपका। का प्रॉब्लम है इसलिए। मंत्रमुग्ध होकर हम लोग सुन रहे थे सर, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसी तरह मंत्रमुग्ध होकर आपका व्याख्यान सुनेंगे। आप आए, इसके लिए आपका हृदय से आभार सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.